Guys, welcome to my YouTube channel. You are watching Education Hub, and in this lecture we are going to discuss about meaning, nature and scope of comparative politics. This lecture is presenting by me. This is Piyush Mishra. और apart from this video, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे विज़िट कर सकते हैं. मैं अपने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स. ये जो दो शब्द हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका मीनिंग क्या है. देखिए, कॉम्पैरेटिव जब आप शब्द सुनते हैं तो आप सबसे पहले दिमाग में आपके क्वेश्चन क्लिक करेगा. कॉम्पैरेटिव कंपैरिजन से रिलेटेड है कुछ, और पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है. तो कॉम्पैरेटिव जो वर्ड है ये कंपैरिजन से निकल के आया है, और जो पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से निकल के आया है. मतलब जो चीज़ें पॉलिटिक्स में चल रही हैं, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ का, फॉरेन में क्या है, तो अदर कंट्रीज़ में कौन से सिस्टम चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, और वहाँ का सिस्टम यहाँ से कैसे अलग है, और यहाँ का सिस्टम वहाँ से कैसे अलग है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसी की स्टडी कराई जाती है. तो आप समझ गए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है. कंपैरेटिव कंपैरिजन हो गया और पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो गया. इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में, आइडियाज़, वैल्यूज़ विद इन कंट्री एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब. अब अक्रॉस द ग्लोब का क्या मतलब है. अक्रॉस द ग्लोब का मतलब है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं अलग अलग सिस्टम्स को, जो गवर्नमेंट भी हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हैं. ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे तो वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, जैसे एनजीओ हो गए आपके, है ना. कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ये चीज़ें आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़नी होती हैं, और दोनों का कंपैरिजन करना पड़ता है कि हमारे यहाँ का सिस्टम किसी अदर कंट्री से कितना अलग है, या फिर क्या वो फीचर्स हैं, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे यहाँ के सिस्टम को अलग बनाती हैं, या वहाँ का सिस्टम हमारे यहाँ से कैसे अलग है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम बेसिकली इसी की स्टडी करते हैं. तो ये दोनों शब्द आपको क्लियर हो गए. अब हम लोग मीनिंग की बात करते हैं. मीनिंग में अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं अपनी, जिन डेफिनेशंस का यूज़ करके आप अपने आंसर को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं. तो अलग अलग डेफिनेशंस हैं. कुछ एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा जो आप मीनिंग में लिख सकते हैं. फ्रीमैन कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो फील्ड है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. इसका मतलब क्या है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये कंपैरेटिव तुलनात्मक विश्लेषण है. एनालिसिस मतलब विश्लेषण. ये एनालाइज करते हैं जो जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं. अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको अंडरलाइन करिए और अपने दिमाग में सोचिए कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन यूएसए की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो देखिए, फ्री मैन की डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन में कितनी सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे हैं. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि कितनी तरीके की गवर्नमेंट्स, उनकी एनालिसिस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में की जाती है. अब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों का क्या फीचर्स है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं. और या सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप फ्रांस की भी ले सकते हैं, ब्रिटेन की भी ले सकते हैं, जर्मनी की भी ले सकते हैं. कहीं का भी सिस्टम आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं, उस चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि वहाँ की चीज़ें हमारे यहाँ से कितनी अलग हैं.
तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशियो पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस, आइडियाज एंड वैल्यूज विद इन कंट्री एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब थ्रू कंपैरेटिव मेथड। अब ये कंपैरेटिव मेथड क्या है? कंपैरेटिव मेथड किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको लेके हम, जिनकी मदद से हम लोग ये डिसाइड करते हैं या फिर चीज़ों का आकलन करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ से अलग हैं या कौन सी सिमिलर हैं। तो वो सारी चीज़ें हमको तभी पता चलेंगी जब हमारे पास कोई टूल होगा। तो ये कंपैरेटिव मेथड होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जिसका यूज़ करके हम लोग कंपेयर करते हैं चीज़ें और फिर एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप जनरल पर्सपेक्टिव में सिर्फ यह मत समझिएगा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ही सिर्फ स्टडी किया जाता है। हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जैसे जो NGOs हैं, हम लोग उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोग यहाँ का NGO सिस्टम, यहाँ पे जितने भी NGOs हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अदर कंट्रीज़ में अगर NGOs चल रहे हैं तो वहाँ से हमारे यहाँ का कितना अलग है, वहाँ पे वो कौन सी टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कौन सी फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन। हम लोग दोनों कंट्रीज़ के बारे में, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्रीज़ से कुछ ना कुछ सिस्टम वहाँ का देख के अपने यहाँ से कंपेयर करते हैं और फिर एक कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि दोनों का एक्चुअली रोल क्या है और दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। ये चीज़ें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग को पढ़नी पड़ती हैं। और करंट सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें तो इस सब्जेक्ट की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होते हैं बाकायदा, और चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है। बहुत सारे टूल्स अपनाए गए हैं जिनको लेके हम लोग वोटिंग बिहेवियर के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है गवर्नमेंट के लिए। तो इसके लिए बहुत सारे चीज़ें बनाई गई हैं जिनको फॉलो करके हम लोग कंपेयर करते हैं चीज़ें और फिर एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बेसिक मीनिंग है। अब पॉलिटिक्स में अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट की बात कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेंगे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों की भी बात करते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, प्राइवेट है ना। जो रिलेटेड, यहाँ पे रिलेशन से मतलब सिर्फ इतना है कि जो जैसे पॉलिटिकल सिस्टम आप देख रहे हो, अगर आप, मैंने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल की बात बताई तो ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप NGO की बात करें तो NGO गवर्नमेंट में आता है क्या? गवर्नमेंट में नहीं आता है, वो अलग है। लेकिन हम लोग फिर भी उसकी स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अब एक बहुत ही वाइडर रेंज हो चुकी है। इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं कहीं ना कहीं से, हम लोग उसकी स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में करते हैं। तो फ्री मैन की डेफिनेशन आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं और बाद में आपको नोट्स में भी ये मिल जाएगा। 2 लाइन में अगर इसको बोला जाए तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को और फिर कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं। जैसे अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं करंट में। 28 स्टेट्स में हर स्टेट में बाई कैमरा लेजिस्लेचर नहीं है। कुछ स्टेट्स में यूनी कैमरा लेजिस्लेचर है, कुछ स्टेट में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है। बाई कैमरा लेजिस्लेचर का मतलब जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होती हैं वो बाई कैमरा लेजिस्लेचर होता है। जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वहाँ पे यूनी कैमरल होता है। जैसे सेंट्रल लेवल पर अगर हम लोग देखें तो लोकसभा और राज्यसभा होती है, दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। वैसे ही स्टेट लेवल पे होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी करंट में सिर्फ 5 जगह यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और 2 और स्टेट हैं। वहाँ पे आपको देखने को महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ पे आपको यूनी कैमरल, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं 4-5 जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये सिर्फ ये बाई कैमरल हैं, बाकी सारे स्टेट्स यूनी कैमरल में आते हैं। अब हम लोग नेचर की बात करेंगे। नेचर में
इसको दो में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल एक्सपेंशन और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। अब हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दो में डिवाइड किया गया है, इसका क्या मतलब है? Comparative politics is an important field of political science. As its name suggests, comparative politics is all about the comparison in politics. तो नेचर में आप ये लिख सकते हैं कि comparative, पहले आपको बेसिक तो लिखना ही पड़ेगा। आप नेचर में डायरेक्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे नहीं आ सकते, आपको पहले बेसिक लिखना पड़ेगा कि comparative politics है क्या, उसमें क्या स्टडी करते हैं। तो वो कुछ आप बेसिक बता के, आप आउटलाइन करके, उसके बाद आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे आ सकते हैं। वर्टिकल एक्सपेंशन में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक ही कंट्री के बारे में बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन द रेफरेंस ऑफ नेचर, हम लोग सिर्फ एक कंट्री के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम हैं उनके बारे में हम लोग, वहाँ की कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे, वहाँ का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूनिकैमरल, बाईकैमरल, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेंट्रल लेवल की चीज़ें स्टेट से कितनी अलग हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, एनजीओज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सिर्फ एक कंट्री में लिमिटेड रहता है या एक कंट्री से बाहर नहीं जाता। विद इन कंट्री आपको एनालिसिस करना है, आपको कंपैरिजन करना है, या वर्टिकल एक्सपेंशन में आता है और ये बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन अगर वहीं हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में ये एक कंट्री में लिमिटेड नहीं रहता, या पूरे अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री से हम लोग कंपेयर करेंगे अपना सिस्टम, या उनका सिस्टम हमारे यहाँ से कंपेयर करेंगे। फ्रांस का जर्मनी से करेंगे, है ना, ब्रिटेन का करेंगे, फिर यूएसए का करेंगे, ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, स्विट्ज़रलैंड का करेंगे। सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वहाँ की चीज़ें हमारे यहाँ से कैसे अलग हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है? हॉरिजॉन्टल में एक कंट्री में लिमिटेड नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक बहुत ही थोड़ा सा बड़ा स्कोप हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब एक कंट्री की बात नहीं करते तो हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ से उनका कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ के सिस्टम हमारे यहाँ से कितने अलग हैं, या फिर जो हमारे यहाँ के फंक्शंस हैं वहाँ उनमें और जो अदर कंट्री के फंक्शंस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, इसकी बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा बड़ा स्कोप रहता है। हमने इस पे एक कंट्री में सीमित नहीं रहते, हम लोग एक कंट्री में सीमित नहीं रहते हैं, और वर्टिकल में सिर्फ एक कंट्री की बात करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं। और इसमें हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे, आप बार बार नोटिस कर रहे होंगे कि चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेचर की जब आप बात करेंगे तो मीनिंग की बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आ जाएंगी। जैसे आपको ये बार बार चीज़ें आएंगी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं, नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे जब, तब आप एक साथ में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप आंसर एग्ज़ाम में लिखेंगे तब आपको सारा नहीं लिखना पड़ेगा। आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ जाए, आपके पास नेचर का आ गया तो मीनिंग से आपको नेचर में लिख देंगे, या फिर मीनिंग नेचर स्कोप का आ गया तो आप तीनों को मिला के लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो बेसिकली बात वही है, बस नेचर में थोड़ा सा अलग हो जाता है ये कि वर्टिकल में लिमिटेड है और हॉरिजॉन्टल में लिमिटेड नहीं है। उसमें लिमिटेशंस है कि भाई एक ही कंट्री में हम लोगों को डिस्कस करना है, और हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक कंट्री में नहीं करना है, अदर कंट्रीज़ से भी हम लोग को कंपैरिजन करना है, उसकी एनालिसिस करनी है, वहाँ का बिहेवियर, वहाँ की वैल्यूज़, वहाँ के फंक्शंस के बारे में, वहाँ के प्रोसेस क्या हैं, वहाँ का पॉलिटिकल पावर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे इंडिया के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड, लेकिन अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड नहीं है। प्रेसिडेंट सारे पावर्स को एग्जीक्यूट करता है। हमारे यहाँ पे कौन एग्जीक्यूट करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज़ नॉमिनल, लेकिन यहाँ पे जितने भी सारे कार्य होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे करे जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस की स्टडी हम लोग पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एनालिसिस करके करते हैं। ये तो सर बेसिक मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको डीप में आप पढ़ सकते हैं, और फिर वहाँ से
अगर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो सारा रोल प्रेसिडेंट का रहता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, सारा रोल प्राइम मिनिस्टर का रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये हम लोग को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ना पड़ता है। ये तो हो गई नेचर की बात। अब आपको मीनिंग और नेचर ये क्लियर हो गया कि मीनिंग क्या है और नेचर क्या है। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप क्या है। तो स्कोप भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अब लिमिटेड नहीं है, पहले लिमिटेड था। 1940s के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ कंट्रीज़ में सीमित था कि सिर्फ वहीं पे इसके कंपैरिजन होते थे। यूरोपियन कंट्रीज़ थे, सिर्फ वहीं पे इनके कंपैरिजन होते थे। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में यह बहुत ही व्यापक रूप से अपनी जगह बना चुका है और यहाँ पे हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में बात करने लगे हैं। लगभग सारी, कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर लगभग सारी कंट्रीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब इसमें हम लोग को एक पॉइंट आता है, इट इंक्लूड्स ऑल दैट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें आती हैं हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, हर चीज़ की स्टडी करते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल प्रोसेस हो, पॉलिटिकल फंक्शन हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी पॉलिसी हो, वहाँ पे फ्रेमिंग पॉलिसी, वहाँ पे पॉलिसी कैसे बनती है, यहाँ पे कैसे बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। और जो प्राइवेट चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं, जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो अब ये लिमिटेड नहीं रहा, ये पावर रिलेशंस में हो चुका है। जहाँ पे भी आप पूरे ग्लोब में, ग्लोब का मतलब क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जितनी भी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी पावर रिलेशन एक्टिविटीज़ प्रोसेसेस चल रहे हैं वहाँ पे हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, फिर एक कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्कोप के। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा यहाँ पे 5 या 6 पॉइंट्स हैं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आप मेंशन करेंगे और एक एक करके हम लोग पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इन पॉइंट्स में बेसिकली क्या है। पहला पॉइंट है ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। अब ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बात सिर्फ कंट्री में नहीं हो रही है, अभी आपको मैंने बताया ये सिर्फ कंट्री में लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे फॉर्मल की भी बात करते हैं, इनफॉर्मल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल ऑफ पावर। अब यहाँ पे क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ये जो दो चीज़ें हैं, ये आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में ये डिफरेंस है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में डिफरेंस है कि जो भी चीज़ें पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। और या सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गन्स, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गन्स आपको पता है एक सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को एग्जीक्यूट करता है और जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करता है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जुडिशरी के बारे में भी पढ़ेंगे। अमेरिका की जुडिशरी सिस्टम कैसा है, यहाँ का कैसा है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव कैसी है, वहाँ के एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर्स हैं, यहाँ के एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर्स हैं। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आ गया। इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है ना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आती हैं, आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप। उसके बाद आप अमेरिका से या फिर ब्रिटेन से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ पे कैसे सिस्टम चलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्यूरोक्रेसी, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, एलिट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ में हर कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या,
जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हों, बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, कांग्रेस पार्टी है, आप है, सपा है, बसपा है, तो ये सारी कौन सी, ये सब मल्टी पार्टी का मतलब बहुत सारी पार्टीज़ हो गई जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है ना। अमेरिका में आप देखेंगे तो मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ती हैं यहाँ कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सिंगल पार्टी सिस्टम आप देखेंगे तो चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है ना। वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे एक ही पार्टी है, इसीलिए उसको कम्युनिस्ट बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स में देखने को मिलती हैं। अदर कंट्रीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं कि वहाँ का सिस्टम कैसा है, यहाँ का सिस्टम कैसा है। तो ये जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं जो पॉलिटिक्स, पावर, रिलेशन, प्रोसेस, आइडियाज़, वैल्यूज़, इनसे रिलेटेड हैं, पॉलिटिक्स इन द रेफरेंस ऑफ पॉलिटिक्स, तो आप उसकी स्टडीज़ में करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। It is also most important part in the reference of scope of comparative politics. It deals with the socio-political behavior of people in the process of politics. अब हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर से मतलब क्या, पॉलिटिकल बिहेवियर का मतलब क्या है? पॉलिटिकल बिहेवियर का मतलब ये है कि जैसे अपने यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो पब्लिक है तो वो इलेक्ट करती है, इसीलिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। तो ये चीज़ें हैं जब जहाँ पे पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है इलेक्शन के द्वारा, तो पब्लिक का कुछ ओपिनियन होता है, वोटिंग बिहेवियर कैसा है वहाँ का। तो जो पॉलिटिकल बिहेवियर, जो पॉलिटिक्स में चीज़ें चल रही हैं, पब्लिक का ओपिनियन उनसे रिलेटेड क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, तो हम लोग वोटिंग बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लीडरशिप, रिक्रूटमेंट, एलीट, पॉपुलिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग के पास पॉलिटिकल बिहेवियर में आ जाती हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर इज़ नेसेसरी फॉर द एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंपैरेटिव मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और पीपल्स का पार्टिसिपेशन कैसा है, आप इलेक्शंस में देखें तो कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या सारे एलीट क्लास पार्टिसिपेट करते हैं, क्या जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो एनालिसिस है ये हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर में डिस्कस करते हैं। तो इससे हम लोग को एक एवरेज पता चल जाता है कि कंट्री में चीज़ें, सिर्फ जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनका बाकायदा सर्वे होता है कि चीज़ें कितनी परसेंटेज में कितनी हैं। आपने अगर देखा होगा तो न्यूज़पेपर में निकलता रहता है कि इतने % लोगों ने वोट डाला, इतने % लोगों ने जो है अपना मत दिया, या फिर इतने लोग इस बार पार्टिसिपेट किए। या आप इलाहाबाद के बारे में बात करेंगे तो वहाँ से कहेंगे सबसे ज़्यादा नेता वहाँ से निकले हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर में करते हैं कि लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, लोग पॉलिटिक्स से कितना ज़्यादा प्रभावित हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग फंक्शनल स्टडीज़ के बारे में बात करें। फंक्शनल स्टडीज़ से मतलब क्या है? इसमें हम लोग पॉलिटिक्स की स्टडी तो करते ही हैं, लेकिन पावर और फंक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। जैसे पावर फंक्शंस क्या हो गया? अब पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में लोगों के पास पावर भी होंगे। एग्जीक्यूटिव के पावर्स अलग हैं, लेजिस्लेचर के पास पावर्स अलग हैं, जुडिशरी के पास पावर अलग हैं। तो उनका किस तरीके से रोल रहता है, या फिर उनका एक्चुअल ऑपरेशन क्या है, कैसे वो ऑपरेट होती हैं चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया, एक बिल पास किया, उस पर प्रेसिडेंट के साइन के। बिल कैसे पास होता है आप सबको पता ही होगा। सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसमें मेजॉरिटी से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन करता है, उसके बाद वो लॉ बन जाता है।
इसीलिए पहले जब पार्लियामेंट में आता है तो वो बिल कहा जाता है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट का साइन उस पर हो जाता है उसके बाद उसको एक्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब कानून बन गया। तो जब वो कानून वहाँ से बन के निकल चुका है, पास हो गया, वहाँ से साइन हो गए, कानून बन गया, लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको पहले भी बताया था 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है, उसको ऑपरेट करती है सोसाइटी में। फिर अब उस ऑपरेट करने का जो फंक्शंस जो होते हैं वहाँ पे इसको, ये जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, इनको अभी आप अलग रखिए। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से डिटेल में कि इनमें क्या होता है। रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, इसमें ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको आप इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहिए, इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहिए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, रूल मेकिंग। रूल मेकिंग का मतलब है लेजिस्लेचर सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि लेजिस्लेचर कानून ने बनाया। रूल एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन, उसको जो है एप्लीकेबल हुआ फिर वो सोसाइटी में, फिर अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करेगी। फिर सोशलाइजेशन, पॉलिसी मेकिंग, इन सब के बारे में। अब यहाँ पे फंक्शनल स्टडीज़ का मतलब सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स हैं इनके क्या पावर्स हैं, हम लोग इनकी स्टडी करते हैं, इनका रोल क्या है इनकी स्टडी करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इनकी स्टडी करते हैं, और फिर उसका क्या इफ़ेक्ट है लोगों पे, क्या उसमें प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, उसके लिए जुडिशरी है। जैसे मान लीजिए लॉ बन गया, लॉ बनने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट हुआ सोसाइटी में तो लोगों को प्रॉब्लम हुई। फिर लोग कोर्ट चले गए, लोगों ने कोर्ट में जो है अपील की कि भाई ये गलत है, तो कोर्ट ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसको इंटरप्रेट किया कि ये सही है कि गलत है, वो डिसीजन उनका होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी चेन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो फंक्शंस में आ जाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इन द रेफरेंस ऑफ स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा, और नोट्स मैंने आपको बताया, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4th पॉइंट अगर हम लोग देखें तो एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल से क्या है, एनवायरनमेंट यहाँ पे वो वाला एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग रखिएगा इसको। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स डिमांड्स अ स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए, पॉलिटिक्स में जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे आप कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी होंगे उसके, सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड होंगे, है ना। तो सोशल एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से मतलब क्या है? एनवायरनमेंट से मतलब है जहाँ पे आपके जो लॉज हैं उनको, उनका ऑपरेशन की, वो ऑपरेट किए जा रहे हैं। जैसे सोसाइटी में किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। तो वो उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, उसको हम लोग वेरियस एस्पेक्ट्स पे देखते हैं। तो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म्स अ वेरी पॉपुलर स्कोप एंड फोकस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो हम लोग बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वही वाली लाइन बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको ये लिखनी ही पड़ेगी। वेरी पॉपुलर स्कोप, फोकस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। This concept has definitely enhanced the ability of political scientists to explain and compare between political systems. It has further helped them to analyze differences in the working of similar political systems as well as gap between micro and macro politics in various states. अब environmental studies की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि जो भी लॉज बन के आते हैं वो आपके सोसाइटी में जो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो ऑपरेट किए जा रहे हैं, उनका क्या रोल है ना। वो साइंटिस्ट उनको फिर स्टडी करते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं, फिर उनका एनालिसिस करते हैं कि ये चीज़ें जो सिर्फ बन गई एक कमरे में बैठ के, फिर जो वो चीज़ें बाहर एनवायरनमेंट में आई हैं तो उनका क्या इफ़ेक्ट है, उनका रोल क्या है। ये चीज़ें भाई, आप कमरे में बैठ के एक लॉ बना दें वो तो बहुत आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना वो बड़ा मुश्किल टास्क होता है एग्जीक्यूटिव के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको
आपको जो है डाइवर्सिटी भी देखनी है ना, आपको लोगों की ओपिनियन भी देखनी पड़ेगी कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के लोग कौन से ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं। तो उनकी सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, इसीलिए इसमें सारा ये सब लिखा गया है, फिजियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो हर एनवायरनमेंट में चीज़ें जब फिट बैठती हैं और अगर जब वहाँ पे आ गई तो वहाँ पे वो किस तरीके से अगर आप सोशल में देखें तो सोशियोलॉजी में उसके अलग एस्पेक्ट्स होंगे, इकोनॉमिक में देखेंगे तो अलग इफेक्ट करेगा, एंथ्रोपोलॉजिकल देखेंगे तो अलग इफेक्ट। तो सोशल एनवायरनमेंट जो है जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट होता है उसके फंक्शंस क्या हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। अब हम लोग के पास आता है फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसका मतलब क्या है भाई। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम लोग पढ़ते हैं, इतने सारे स्कोप में हम लोगों ने पॉइंट्स देख लिए, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, इसमें बहुत सारे मिक्सचर मिलेंगे आपको, है ना। उन्होंने बहुत सारे टूल्स अपनाए गए हैं इसको पढ़ने के लिए। कंपैरेटिव सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स लिए गए हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से लिए गए हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, फिजियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, है ना, नेचुरल साइंस से, बायोलॉजी से। जैसे अभी आप कुछ टाइम बाद अभी आपके सिलेबस में है डेविड स्टन का एक टॉपिक है, उसको आप पढ़ेंगे जब, सिस्टम थ्योरी, उसमें आपको समझ में आएगा। इनपुट आउटपुट मॉडल है, वो बायोलॉजी से लिया गया है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिसमें फीडबैक होता है, लूप होता है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आगे आप लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे करेंगे फिर आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा बीच में। तो फिर आप देखेंगे बायोलॉजी से लिया गया है, कुछ इकोनॉमिक्स से लिए गए हैं, है ना, कुछ नेचुरल साइंस से लिए गए। तो बहुत सारे टूल्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सिस्टम की एनालिसिस करते हैं, है ना, सारे इंस्टीट्यूशंस की एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करते कैसे हैं, करते हैं कंपैरेटिव मेथड से। मेथड के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए, तो वो टूल्स अलग अलग सब्जेक्ट से लिए गए हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट से लिए गए हैं, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप में इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि स्कोप जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत वाइड है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग विद द एस्पेक्ट्स ऑफ फॉल विद इन द परव्यू ऑफ पॉलिटिक्स एक्टिविटीज सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, मीनिंग, नेचर और स्कोप आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं। पेपर से रिलेटेड कहने का मतलब है कि आप अपने सेमेस्टर में जब एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक आए जिसमें मीनिंग, नेचर और स्कोप पूछा जाएगा। शॉर्ट में पूछे जाएंगे तो 3 क्वेश्चन, या तो मीनिंग और नेचर एक साथ पूछा जाएगा, या फिर सिर्फ नेचर पूछा जाएगा, या स्कोप पूछा जाएगा तो लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, और इससे ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, या तो इसमें से आपको या शॉर्ट में मिलेगा या फिर लॉन्ग में मिलेगा। तो ये आपको मीनिंग, नेचर, स्कोप क्लियर होगा। मीनिंग में एक डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, नेचर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिवाइड किया गया है, और स्कोप में 5-6 पॉइंट्स में उसको जो है मेंशन किया गया, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा करके लिख सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैंने आपको बताया है, या मैंने जो इस वीडियो में, इस लेक्चर में जितना भी आपको बताया आप इतना ही लिखें, आप और भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि एकेडमिक पर्पस से, अगर एग्ज़ाम में मैंने अभी तक जितना सीखा है, लास्ट ईयर जितना पढ़ा है, तो मैं उसमें जो मेरे नोट्स हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं शेयर करता रहूँ। तो आप उनको देखते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो भी सॉल्व कर दूँगा। अगर ना समझ में आया हो तो वो भी बता दीजिएगा। और आप मेरे ब्लॉग पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे
PDF फाइल में भी और टेक्स्ट में भी अवेलेबल है, तो आप जिसमें चाहें उसमें आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी चीज़ें मैंने प्रीवियस ईयर में सीखी हैं या जो मुझे पढ़ाई गई हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच और बने रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अप्रोचेस के बारे में, जो फ़िलासफ़िकल और हिस्टोरिकल अप्रोच, 2 अप्रोचेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो भी दोनों शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये बुक में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने अपने आप नोट्स बनाए हैं, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ इनको, जिससे आपको थोड़ा सा भी अगर 5-10% भी अगर आपको हेल्प मिलेगी तो मेरे लिए काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच और बने रहिए साथ में। ख्याल रखिए अपना।